आज मैं माता का अंचल पढ़ाने जा रही हूँ। माता का अंचल शिवपूजन सहाय जी के द्वारा लिखा हुआ है। प्रस्तुत कहानी शिवपूजन सहाय के चर्चित उपन्यास देहाती दुनिया से ली गई है। कई प्रमुख आलोचक सन 1926 में प्रकाशित इस उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। इतना ही नहीं, इसे संस्मरण के शिल्प में लिखा गया है हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। इस उपन्यास में ग्राम्य जीवन का सजीव चित्रण अर्थात ग्रामीण जनता का सजीव चित्रण जनता की भाषा में ही किया गया है। शिवपूजन सहाय ने मूल उपन्यास की भूमिका में यह संकेत दिया है कि इस उपन्यास की भाषा ऐसी है जिसे ठेठ से ठेठ देहाती अनपढ़ गंवार निरक्षर हलवाहे मजदूर भी बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है। शिशु चरित्र भोलानाथ इस कथानक का केंद्र बिंदु है, जो लेखक के बचपन का नाम है। पाठ में शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता तथा आत्मीयता को रचनाकार ने अत्यंत सहजता से प्रस्तुत किया है। इसमें बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का भी वर्णन किया है। इस उपन्यास के अंश में ग्रामीण अंचल और उसके विभिन्न चरित्रों को एक अनोखा जीवंत साकार चित्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल हैं। शिवपूजन सहाय की सभी रचनाओं में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग को हम सहजता से ही पा लेते हैं, क्योंकि इनकी रचनाओं में लोक संगीत और लोक संस्कृति का प्रसंग सहज ही मिल जाता है। अब माता का अंचल कहानी। माता का अंचल शिवपूजन जी के द्वारा लिखा हुआ है और इसमें बच्चों के बारे में, बच्चों का चरित्र किस प्रकार होता है और गांव में वे किस प्रकार बचपन में ही सब कुछ अपने खेल के जरिए सीख लेते हैं, इस चीज़ को बड़ा ही साकार ढंग से बताया गया है। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। लेखक कहते हैं, जहाँ बच्चों का संग होता है वहाँ कोई भी चिंता नहीं होती, आनंद ही आनंद होता है। लेकिन वहीं जहाँ बुजुर्गों का संग होता है वहाँ हर तरह की चिंताएं और खर्चे का तंग हो जाता है, अर्थात खर्चे की बातें और चिंताओं की बातें ही चलती रहती है। अब इन्होंने अपने बचपन को आत्मकथात्मक शैली में लिखा है। यहाँ पर पहले मैं पढ़ूंगी थोड़ा सा, उसके बाद मैं इसका एक्सप्लेनेशन करूँ। हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का ही नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम बाहर की बैठक में सोया करते थे। अपने साथ ही वह हमें भी उठाते, साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम बबूत का तिलक लगाने के लिए उनको परेशान करते थे, तो वह कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांट कर हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। कहने का अर्थ है कि जब इनके पिता सुबह तड़के अर्थात सुबह भोर जिसको कहते हैं, उठकर अपने नित्य क्रियाक्रम से निबट कर पूजा करने बैठ जाते थे। लेखक भी बचपन से ही माँ के साथ ज़्यादा न रहकर अपने पिता के साथ ही रहा करते थे, अतः उन्हें भी वो उठा लिया करते थे और वो भी नहा धोकर अपने पिता के साथ ही बैठा करते थे। माता से केवल दूध पीने तक का ही नाता था, इसलिए पिता के साथ ही
बैठक में सोया भी करते और उनके साथ ही उठते और पूजा करते। जब पूजा पर बैठते तब लेखक भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते, अर्थात तंग करने लगते। तो ऐसा होता है ना कि जब बच्चे ज़्यादा परेशान करते हैं तो बड़े कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर, कुछ डांटकर उनका कहा हुआ कर देते हैं। तो ऐसा ही उनके पिता जो हैं, उनके चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे, शिव जी की तरह 3 रेखाएं खींच देते थे। यह 3 रेखाएं उनके लीलार में जो भभूत से खींची जाती थी बहुत ही अच्छी लगती थी, क्योंकि उनके बाल भी बड़े बड़े थे। भभूत रमाने के बाद वह खासे बमभोला दिखाई पड़ते थे। तब पिताजी उन्हें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, परंतु ये नाम तो उनके स्वरूप को देखकर बना था। उनका असली नाम तो तारकेश्वर नाथ ही था। लेखक भी बड़े प्यार से अपने बाबूजी को, पिताजी को बाबूजी और माताजी को मैया कहकर पुकारते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तो लेखक बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। देखिए कैसा बालावस्था का उन्होंने सजीव चित्रण किया है कि उनके पाठ करने के समय वो पाठ तो करते नहीं थे, लेकिन साथ पूजा करने का एक दृश्य जरूर उपस्थित कर देते थे और साथ ही बगल में आईने में अपना मुंह निहारा करते। और जब बाबूजी की नज़र उनकी तरफ पड़ती तो आईना नीचे रखते और मुस्कुरा देते, तो बाबूजी भी मुस्कुरा देते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद उनके पिताजी 1000 बार राम नाम लिखते थे और अपने बही खाते की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। फिर 500 बार पुनः कागज को छोटे छोटे टुकड़े करके उस पर राम नाम लिखते और आटे की गोलियों के साथ बांध दिया करते थे। और उन आटे की गोलियों को वो क्या करते थे, गंगा जी की ओर लेकर चल पड़ते थे। तो जब गंगा जी की ओर लेकर उन गोलियों को वो चल पड़ते थे, लेखक उस समय भी उनके कंधे पर चढ़े रहते थे, विराजमान रहते थे और तब खूब हंसा करते थे जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियों को डालते जाते और मछलियां उन्हें खाने आती। इन सब को देखकर लेखक हंसा करते थे। अब देख दूसरी बाल लीला। लौटते समय लेखक जो है झुके हुए डालों पे झूला झूलने का जिद करते, तब उनके पिता पेड़ों की डालों पर बिठाकर झूला झुलाया करते थे। कभी कभी उनके पिता उनसे कुश्ती भी लड़ते थे। और जैसे होता है ना कि कुश्ती छोटा बच्चा तो क्या लड़ेगा, बड़े उसे हार कर उसके उत्साह का वर्धन करते हैं, उत्साह को बढ़ाते हैं। उसी तरह पिता जब कुश्ती लड़ते तो शिथिल होकर लेखक के बल को बढ़ावा देते और लेखक उनको पछाड़ देते, वह उतान पड़ जाते। उतान शब्द यहाँ पे चित्त लेटने को कहा गया है। तब लेखक उनकी छाती पर चढ़ जाते और उनके मूँछों को, उनकी लंबी लंबी मूँछों को उखाड़ने लगते। तब वो हंसते हंसते मूँछों को छुड़ाकर उनके हाथों को चूम लेते थे। अधिकतर बच्चे इस तरह का कार्य करते हैं। वात्सल्यता का एक बहुत ही मनोहर दृश्य लेखक ने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। फिर जब उनसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगा जाता था तो बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल अपने पिता के मुंह की ओर कर देते थे। बाएं गाल का खट्टा चुम्मा लेकर दाहिने गाल का मीठा चुम्मा लेते समय उनके पिता जानकर अपनी दाढ़ी या मूंछ उनके कोमल गालों पर गड़ा देते। फिर लेखक झुंझलाकर उनके मूंछों को नोचने लग जाते थे। इस बार जब लेखक उनके मूंछों को नोचते तो उनके पिता जो हैं बनावटी रोना रोने लगते थे। उसे देखकर लेखक हंसने लगते। इस तरह से दोनों हंसते हंसाते जब घर में आते तो उनके साथ ही, पिता के साथ ही वो भी चौकी पर खाने बैठ जाते थे। तब पिता अपने हाथ में फूल के कटोरे में गोरस भात सान कर उन्हें खिलाया करते थे। और जब वो खाकर उनका पेट भर जाता तब उनकी मैया प्रेमवश दही भात लेकर फिर से आ जाती और क्या कहती, आप तो 4-4 दाने बच्चे के मुंह में डालते हैं
थोड़ा खाने पर भी वो समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चों को भरमुंह खिलाना चाहिए। क्यों? जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया में ठौर। देखिए, मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भरता है। देखिए, यहाँ पर ग्रामीण अंचल के शब्दों का कितना मनोहर प्रस्तुति हुआ है, जिससे कि ठेठ से ठेठ देहाती भी, अनपढ़ भी इन बातों को सुनकर इसके अर्थ को समझ लेता है। मर्दुए मर्द, महतारी माता। जब पाएगा बड़े बड़े कौर, जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया में ठौर। तो जब माता के हाथ से बड़ा बड़ा कौर खाएगा तो पुष्ट होगा, बलिष्ठ होगा, तभी वो दुनिया में अपना स्थान बना पाएगा। इसलिए देखिए, मैं खिलाती हूँ, माता ने कहा। माता कहती, मर्द क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाया जाता। माता के हाथ से खाने पर ही बच्चों का पेट भरता है। और वह दही भात शांति और अलग अलग कौर बनाकर क्या कहती, ये तोता है, उड़ जाएगा खा लो। ये मैना है, उड़ जाएगा खा लो। अर्थात तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि बनावटी नामों से कौर बनाती, और जब यह कहती कि ये उड़ जाएगा तो लेखक भी उसे उड़ने न देने की जिद पर अड़े हुए जल्दी जल्दी खा जाते ताकि वह उड़ न पाए। ऐसी स्थिति तो बचपन में हर बच्चे के साथ घटित होती ही है। जब सब बनावटी चिड़ियों को लेखक चट कर जाते, तब पिताजी कहते, चलो अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस वो उठकर उछलने कूदने लगते। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धरंग ही बाहर की ओर निकल पड़ते थे। कभी कभी मैया जब उन्हें अचानक पकड़ पाती थी तो लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल, मतलब एक हाथ में जितना आ जाता है उतना कड़वा तेल उनके सिर में डाल देती थी, अर्थात सराबोर कर देती थी। लेखक रोने लगते तो बाबूजी बिगड़ कर खड़े होते। जैसे होता है ना कि छोटे बच्चे जब किसी चीज़ पर चिढ़ जाते हैं, रोने लगते हैं, तो दूसरा जो है चिढ़ाने वाले पर जो उसके साथ कुछ करता रहता है जिससे वो चिढ़ता है, तो उसको डांटते, बनावटी डांटने लगते हैं। इससे बच्चे भी चुप हो जाते हैं कि हाँ भाई, जो हमको परेशान कर रहा है उसको तो डांट पड़ रही है। तो यही हाल है। बाबूजी वहीं खड़े होते और बिगड़ने लगते, पर मैया उनके सिर में तेल बोथ कर और उबट कर ही छोड़ती थी। मतलब ढेर सारा तेल पचाकर और उनको उबटन लगाकर, उनकी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गुटती और फूलदार लट्टू से उसे बांध देती, कुर्ता रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। अब वे बम भोला से खासे कन्हैया बनकर बाबूजी के गोद में सिसकते सिसकते बाहर आ जाते थे। लेकिन ये सिसकना भी कब तक? बाहर आते ही बाल मंडली मिल जाती, जो कि इनकी बाट जोह रही होती, बाट देख रही होती। बालकों का एक झुंड मिल जाता और ये अपने साथियों को देखकर सिसकना भूलकर उनके साथ खेलने लगते। हम जोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लगते थे। उनके तमाशे भी कैसे होते थे? उनके तमाशे भी ऐसे होते थे जिससे जीवन उपयोगी संस्कार, बातें, व्यवहार, इन सब की जानकारी बचपन में ही खेल के जरिए हो जाया करता था। अब देखिए किस तरह उनके खेल कितने इम्पोर्टेंट हुआ करते थे कि उन्हें खेल के जरिए किस तरह अपने जीवन की जानकारी हुआ करती थी। बाबूजी जिस चौकी पर बैठकर नहाते थे वह रंगमंच बनती। चबूतरे का एक कोना नाटक घर बनता, उसी पर खंभों पर, सरकंडे के खंभों पर कागज़ का चंदोबा तानकर मिठाई की दुकान लगाई जाती है। अब देखिए इन्हें दुकान लगाने की प्रक्रिया जो होती है, दुकान कैसे लगाया जाता है, उसमें मिठाई कैसे रखा जाता है, थालियाँ कैसे सजाई जाती है, कैसे पैसे बटखरे से उसे तौला जाता है, फिर पैसे से उसे खरीदा जाता है, इत्यादि इत्यादि बातें जो व्यापार के लिए ज़रूरी होती है वह उन्हें इस खेल के माध्यम से पता चल जाता है। तो
मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोचे पर कपड़ों के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूड़ी, कचौड़ियाँ, गीली मिट्टी के बतासे, जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे, जिससे नापा जाता है, छोटे छोटे ठीकरे मतलब ईंटों के टुकड़े, ईंट और गिट्टी के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े, जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बना लिए जाते थे। बच्चे ही खरीदार होते थे और बच्चे ही दुकानदार। बाबूजी को भी ये सब देख देख बड़ा ही मजा आता था। बस वो क्या करते, कुछ 2-4 गोरखपुरी पैसे देकर उनकी मिठाइयाँ खरीद ले जाते थे। अब मिठाई की दुकान से जब मन भर जाता तो वो लोग घरौंदा बनाया करते थे, घर बनाया करते थे, घर गृहस्थी खेला करते थे। इससे उन्हें घर गृहस्थी की जानकारी हो जाती थी, घर कैसे बनता है, उसमें क्या होता है। तो धूल की मेड़, धूल को सानकर उसकी दीवार को उठाकर धूल की मेड़ से दीवार का निर्माण होता। तिनकों से छप्पड़ बन जाता था, छत बन जाता था। दातून के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के टुकड़े के, मुहड़े के चूल्हा चक्की। अब बनाने के लिए बर्तन भी चाहिए, तो दिए की कढ़ाई बनती थी। बाबूजी की पूजा वाली अर्घा या आचमनी कलछी बन जाती थी। बच्चे ही जेवनार करते और बच्चे ही जेवनार बनाते थे। पानी के घे, धूल के पिसान, बालू की चीनी, इतना सब सामग्री लेकर बच्चे जेवनार तैयार करते थे। यही लोग जेवनार करते और इन्हीं लोग की जेवनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती, पंगत के तरह से, जिस तरह से भोज होता है, उसी तरह ये लोग पंगत डालकर बैठा करते थे और पत्तल बिछ जाता, उस पे सारे खाने परस दिए जाते। यह देखकर बाबूजी भी धीरे से पंक्ति के अंत में झीमने के लिए बैठ जाते थे। देखिए, फिर से मैंने कहा ना कि इस कहानी में देहाती शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो झीमना अर्थात खाना, जीवना अर्थात खाना बना, खाने का सामान, और झीमना उसे खाना। तो खाने के लिए बैठ जाते, तब ये सारे बच्चे हंसकर घरौंदा बिगाड़ कर भाग जाते। पापा जी भी उनके हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे और कहने लगते, फिर भोज, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। अब ये खेल तो समाप्त हो जाता इतने पे ही। तो फिर ये लोग बारात का भी जुलूस निकालने लगते। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटे चूहेदानी की पालकी बनती और लेखक समधी बनकर बकड़े पर चढ़ लेते थे। देखिए, यहाँ भी अपनी संस्कृति को जानने का खेल कितना अच्छा माध्यम है। शादी में क्या होता है, बारात निकलती है, बारात लड़की वाले के घर जाती है, शहनाइयाँ बजाई जाती हैं, डोली जाती है, घोड़े पर लड़का चढ़ता है और लड़की वाले के घर में जो आंगन होता है वो गोबर से लीपा जाता है, आम और केले की टहनियों से सजाया जाता है और कलश रखा जाता है, दिया रखा जाता है, इत्यादि इत्यादि तैयारियां की जाती हैं। यहाँ भी बच्चे जहाँ तक जानते थे वो सारे कार्य वो किया करते थे। क्या क्या किया करते थे, अमोले को पीसकर घिसकर शहनाई बजाई जाती थी। पालकी तो थी नहीं, टूटे चूहेदानी को ही पालकी बना दिया जाता था और लेखक भी बड़ा खुश होकर घोड़े की जगह बकड़े पर चढ़ लेते और समधी बन जाते। चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में लगती, जहां काठ की पटरियों से घिरे गोबर से लिपे आम और केले के टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुलिये का कलसा रखा हुआ रहता। वहीं पहुंचकर बारात जो है वापस लौट आती और लौटते समय दुल्हन को खटोली पर लाल ओहार डालकर चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी फिर यहाँ मिल जाते और क्या करते, जो ही ओहार को उघार कर दुल्हन का मुख निरखने लगते, त्यों ही सारे बच्चे हंसकर भाग जाते। उनके इस प्रक्रिया से क्या पता चलता है, शादी जो हमारे यहाँ का प्रमुख संस्कार है उसके बारे में भी बहुत हद तक
ये बच्चे बचपन में ही अपने खेल के माध्यम से जान लिया करते थे। तो सामाजिक व्यवहारों की जो शिक्षा होती है वह इन्हें अपने खेल के माध्यम से ही प्राप्त होने लगता था बचपन से ही। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। बस फिर क्या था, खेती के ही तरह ये कार्य को दिखाने का प्रयत्न करने लगते थे जितनी इनकी जानकारी थी। चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती, उसके नीचे की गली कुआं बन जाती और मूंज की कटी हुई पतली रस्सी मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ा दिया जाता था। मतलब ऊपर घिरनी से लटकाकर बांध दिया जाता था। और दो लड़के, अब खेती करने के लिए तो बैल भी चाहिए, मूठ भी चाहिए, मूठ खींचने के लिए, तो दो लड़के बैल बनकर मूठ खींचने लग जाते। चबूतरा जो था वो पूरा खेत बन जाता। फसल तैयार होते भी देर न लगती थी और फसल हाथों हाथ काट भी ली जाती थी, क्योंकि फसल को तुरंत ही बोना था और उगना था और फसल कटना था। बड़ी मेहनत से फसल तैयार की जाती थी। खेत जोता जाता था, बोया जाता था, सींचा जाता था, फिर फसल तैयार होती और फिर से हाथों हाथ फसल काट करके उसे ओसाया जाता था, मतलब फटका जाता था। और फसल काटते समय एक गाना भी होता है जो कि रोपनी के समय गाया जाता है। तो उसी तरह बच्चे गाते भी थे, ऊंच नीच में बई क्यारी, जो उपजी सो भई हमारी। ऊंचा नीचा जो भी क्यारी हमने बनाया, उसमें जोता बोया, उसमें जो भी उपजी वो हमारी फसल है। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे, जैसा कि वो किसानों को करता देखते थे। उसे ओसाते और मिट्टी के तराजू पर तौल कर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या था, ये लोग खेत खलिहान सारा कुछ छोड़ छाड़ कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे, ऐसा लेखक कहते हैं। ऐसे ऐसे नाटक जो है जिसमें जीवन उपयोगी बातों का समावेश रहता था, ऐसा नाटक लेखक हमेशा खेला करते थे। और ये नाटक उनके ऐसे साकार होते थे, ऐसे अच्छे होते थे कि बटोही भी कुछ देर के लिए रुककर इन लोगों के तमाशे देखने लगते। आज बस इतना ही। कल फिर दूसरे वीडियो में इसके आगे का प्रकरण मैं बताऊंगी।